एक 16 साल का लड़का घड़ी के एक बड़े शोरूम के बाहर खड़ा शीशे के अंदर चमचमाती घड़ियों को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी कि ये अमेजिंग घड़ियां बनती कैसे हैं। पर तभी वहां पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और कहा, हट जा दुकान के आगे से, तेरी औकात नहीं है इन्हें खरीदने की। ये अनाथ लड़का कोई और नहीं, रोलेक्स के फाउंडर हंस विल्सड्रॉफ थे, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां बनाते हैं। पर सवाल ये आता है कि कैसे एक अनाथ लड़का, जिसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़ के चले गए, वो आगे चलकर कैसे दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड बनाता है। इतना ही नहीं, रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड बनता है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 1 में अपने सोल्जर्स को रोलेक्स की घड़ियां पहनाती है, क्योंकि उस वक्त पर सिर्फ इन्हीं की घड़ियां इतनी प्रिसाइज थी जिससे वो प्रॉपर्ली एक जगह पर अटैक कर सकते थे। इसके साथ साथ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी ने भी माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए रोलेक्स की घड़ियां पहनी थी। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि रोलेक्स हर साल 80,000 करोड़ की घड़ियां बेचती है, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी कैसे टैक्स में ₹0 देती है। ये सब कैसे होता है, टैक्स से 0 क्यों है और ये घड़ियां इतनी महंगी क्यों है, इस लड़के ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे करी, इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए पॉपकॉर्न उठाइए और एंजॉय कीजिए इस अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री को। हैंस विल्सड्रॉफ मार्च 22, 1881 में कल्नबैक नाम की एक जगह में जर्मनी में पैदा हुए थे। विल्सड्रॉफ के 2 भाई बहन थे। वो अपनी फैमिली के साथ खुश थे, लेकिन 1892 में जब विल्सड्रॉफ 11 साल के हुए तो उनकी लाइफ पूरे तरीके से बदल गई, क्योंकि इस साल एक बीमारी की वजह से उनकी माँ की डेथ हो गई और इसके ठीक 1 साल के बाद इनके फादर की भी डेथ हो गई। 12 साल की उम्र में विल्सड्रॉफ अनाथ हो चुके थे। विल्सड्रॉफ्स के पेरेंट्स के पास कुछ जमीन थी जो विल्सड्रॉफ्स के अंकल ने बेच दी और इन तीनों भाई बहन को एक स्कूल में डाल दिया। इस स्कूल का नाम था अर्नस्टियम कोबर्ग, जो कि बवेरिया में था। 13 साल के विल्सड्रॉफ उस स्कूल के हॉस्टल में अकेले हो गए थे, जहाँ पर बाकी बच्चों के माँ बाप उन्हें मिलने आते। विल्सड्रॉफ हमेशा अकेले रहते। हर एक बच्चा उनका इस बात पर मजाक उड़ाता। विल्सड्रॉफ के बहुत ही कम दोस्त बनते थे, इसलिए विल्सड्रॉफ ने पढ़ाई को अपना दोस्त बना लिया। मैथ्स और इंग्लिश में वो बहुत अच्छे थे। ये दोनों स्किल्स आगे चलकर उन्हें बहुत काम आने वाली थी। स्कूल में विल्सड्रॉफ को एक स्विस लड़का मिला, जिसने विल्सड्रॉफ को अपने देश स्विट्जरलैंड में एक जगह के बारे में बताया। इस जगह का नाम था ला चॉक्स दे फॉन्स। उसने विल्सड्रॉफ को बताया कि यहाँ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज बन रही है जो घड़ियां बनाती हैं। छोटे विल्सड्रॉफ ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में एक बार वो स्विट्जरलैंड जरूर जाएंगे। स्कूल खत्म होने के बाद 19 की एज में विल्सड्रॉफ जिनेवा स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। वहाँ पर उन्होंने एक कंपनी में अप्रेंटिसशिप ले ली। ये कंपनी पर्ल्स को एक्सपोर्ट करती थी। विल्सड्रॉफ घड़ी बनाने वाले कंपनी में काम करना चाहते थे और उनका ये सपना भी जल्दी पूरा हुआ जब विल्सड्रॉफ के दोस्त ने उन्हें एक कंपनी में जॉब दिलवाने में मदद करी। इस कंपनी का नाम था कुनो कॉटन, जो कि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। यहाँ पर विल्सड्रॉफ एक क्लर्क का काम कर रहे थे और उन्हें हर महीने करीबन ₹40 मिलते थे। वहाँ पर विल्सड्रॉफ का काम था पॉकेट वाली घड़ियों की वाइंडिंग करना। एक्चुअली उस टाइम पर मर्द पॉकेट की घड़ियां खरीदते थे और रिस्ट वॉच सिर्फ लड़कियां पहनती थी। सबको लगता था कि रिस्ट वॉच एक गहने की तरह होती है जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। इसके साथ साथ इन सब घड़ियों में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इन सब घड़ियों में स्प्रिंग लगे होते थे, जिसे सुबह सुबह उठकर पूरा घुमाना पड़ता था ताकि वो घड़ी 1 दिन तक चलती रहे, और एक बार घुमाने से वो घड़ी सिर्फ 1 दिन तक चलती थी। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा हिलते डुलते हो तो भी घड़ी का जो टाइम था वो पूरा हिल जाता था। विल्सड्रॉफ को अभी भी वो बचपन में शोरूम के बाहर बेइज्जती वाला सीन याद था जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें शोरूम से भगा दिया था। विल्सड्रॉफ जब भी घड़ियों की वाइंडिंग करते उन्हें हमेशा लगता था कि वो एक बहुत अच्छी प्रिसाइज घड़ी बना सकते हैं। जब विल्सड्रॉफ 20 साल के हुए तो उन्हें 2 सालों तक मिलिट्री में सर्व करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनके देश में ये सर्विस देना मैंडेटरी था। जब विल्सड्रॉफ 22 साल के हुए तो वो लंदन शिफ्ट हो गए, जहाँ पर वो एक लड़की से मिले जिसका नाम था फ्लोरेंस फ्रांसिस, जो आगे चलकर इनकी पत्नी भी बनी। इस टाइम तक विल्सड्रॉफ को पता चल गया था कि एक कंपनी कैसे काम करती और कैसे घड़ियां बनती है। 1905 में विल्सड्रॉफ ने अपने साले एल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ मिलकर एक कंपनी खोली और इस कंपनी को नाम दिया विल्सड्रॉफ एंड डेविस को। ये एग्जिस्टिंग स्विट्जरलैंड की घड़ियां लेती और उसे इंग्लैंड के केसेस में बंद कर बेच देती, लेकिन विल्सड्रॉफ जितनी सेल्स एक्सपेक्ट करे थे उतनी घड़ियां नहीं बिक रही थी। काफी कस्टमर्स के साथ बात करके इन्हें पता चला कि क्योंकि घड़ियों का नाम विल्सड्रॉफ एंड डेविस था, जो कि एक जर्मन नाम था, इसलिए लोग घड़ियां नहीं खरीद रहे थे। उस वक्त जर्मनी के नाम से काफी लोग नफरत करते थे और उनका कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहते थे। 1908 में विल्सड्रॉफ ने जल्दी अपनी कंपनी का नाम बदल के रोलेक्स वॉच कंपनी लिमिटेड रख दिया। रोलेक्स एक प्रीमियम नाम लगता था, जिसकी वजह से इनकी सेल्स काफी इंक्रीज हुई। इस वक्त पर विल्सड्रॉफ बहुत पैसा खर्च रहे थे इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ताकि वो एक ऐसी घड़ी बनाए जो बहुत ही प्रिसाइज हो और पानी में भी चलती रहे। 1926 में उन्होंने ये सपना पूरा कर दिया और एक
मास्टरपीस घड़ी बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया रोलेक्स ऑयस्टर, क्योंकि ये ऑयस्टर की तरह वाटरप्रूफ थी, जो कि दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी थी। इतनी अमेजिंग घड़ी बनाने के बाद भी बहुत से लोगों को इस क्लेम पर डाउट था कि वाटरप्रूफ घड़ी बन ही नहीं सकती, क्योंकि खुद उन सबकी घड़ियां पानी की एक बूंद गिरने पर भी खराब हो जाती थी। लेकिन इसके लिए भी विल्सडॉर्फ रेडी थे, जो उस वक्त उनकी कोई भी कॉम्पिटिटर कंपनी सोच भी नहीं सकती थी। विल्सडॉर्फ एक इंपॉर्टेंट बात समझ गए थे कि सिर्फ एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, उन्हें लोगों को एक कहानी बतानी पड़ेगी, एक ऐसी कहानी जो लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। और विल्सडॉर्फ ने एग्जैक्टली किया भी है। 1927 में विल्सडॉर्फ ने एक ऐसा मौका देखा जो बहुत कम लोग सोच रहे थे। एक लड़की थी जिसका नाम था मर्सिडीज ग्लिट्ज, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग स्विमर थी। इस लड़की ने कहा कि वो ठंडे ठंडे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर चुकी है। लोग इस पर बहुत हंसे और सबने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। इस पर इस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं इस चैनल को दोबारा से तैर के दिखाऊंगा। विल्सडॉर्फ को जैसे ही बात पता चली, वो मर्सिडीज के पास गए और उन्होंने उसे कन्विंस कर दिया कि जब भी वो इंग्लिश चैनल में स्विम करेंगे, वो उस वक्त रोलेक्स ऑयस्टर को पहन ले। भले ही ये लड़की इस अटेम्प्ट में इंग्लिश चैनल को पार नहीं कर पाई, पर जो मिस्टर विल्सडॉर्फ को चाहिए था वो हो गया था। रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी समंदर में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही थी। विल्सडॉर्फ ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। वो लंदन डेली मेल में गए और एक फुल पेज एड चलाई, जिसमें उन्होंने प्राउडली अनाउंस किया कि रोलेक्स ऑयस्टर, द वंडर वॉच दैट डिफाइज द एलिमेंट्स। ये सिर्फ एक एड नहीं थी, ये एक कहानी थी जो लोगों को सुननी थी। लेकिन विल्सडॉर्फ यहाँ नहीं रुके। ये समझते हुए कि लोगों को खुद ये देखने की जरूरत है, उन्होंने लंदन की दुकानों में फिश बोल्स रख दिए, जहाँ पर मछलियों के साथ साथ रोलेक्स की घड़ियां पानी में डूबी हुई थी। लोग जब शोरूम में इन घड़ियों को पानी में डूबते हुए देखते, वो हैरान हो जाते कि ये घड़ियां अभी तक काम कैसे कर रही है। इसके बाद जब सेल्स काफी इंक्रीज हुई, तो विल्सडॉर्फ को 1953 में पता चला कि दो लेजेंडरी फिगर्स, टेंजिंग नॉर्वे और सर एडमंड हिलरी, दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे। तो उन्होंने इन दोनों को भी अपनी घड़ियां पहना दी। जब ये दोनों माउंट एवरेस्ट में पहुंचने वाले पहले क्लाइंबर्स बने, तो इनकी कलाइयों पर रोलेक्स घड़ियां थी। ये कोई सिंपल क्लाइंब नहीं था, ये एक छोटी न्यूज नहीं थी, ये हिस्ट्री बन गई थी। रोलेक्स इन क्लाइंबर्स के साथ हर कदम पर था, सब जीरो टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर को झेलते हुए। एक बार फिर इन्होंने प्रूव कर दिया था कि ये घड़ी लेजेंड्स के लिए बनाई गई है। विल्सडॉर्फ को पता था कि इन मूवमेंट्स का यूज करना कैसे है। विल्सडॉर्फ ने दोबारा से एवरेस्ट की सक्सेस की न्यूज हर जगह पर पब्लिश करी। इसके साथ साथ 1935 में रेस कार ड्राइवर मैलकॉम कैम्पबेल ने वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वो 300 माइल पर आवर की स्पीड से कार चला रहे थे और उनके हाथ में भी रोलेक्स घड़ी थी। कैम्पबेल, जो प्रिसीजन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, जब मैं इतनी स्पीड पर ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसे मैं पूरी तरीके से भरोसा कर पाऊँ, और रोलेक्स वो घड़ी है। इसके बाद रोलेक्स ऑयस्टर्स को बहुत से सर्टिफिकेट्स मिले। पहले उन्हें मिला स्विफ्ट सर्टिफिकेट ऑफ क्रोनोमेट्रिक प्रिसीजन। इसके बाद लंदन के प्रेस्टिजियस की ऑब्जर्वेटरी ने रोलेक्स रिस्ट वॉच को क्लास ए प्रिसीजन सर्टिफिकेट दिया। इन सब मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की वजह से रोलेक्स एक प्रीमियम ब्रांड बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान घड़ियां सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं थी, बल्कि लाखों सोल्जर्स की जान बचा सकती थी। सोल्जर्स जिन्हें जंग में अपने अटैक्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, जिसके लिए एकदम प्रिसाइज घड़ियों की जरूरत थी। अगर सोल्जर्स की एक बटालियन की घड़ी कुछ और टाइम दिखा रही है और दूसरी बटालियन जो दूर खड़ी है उनकी घड़ी कुछ और टाइम बता रही है, तो वो दोनों मिलकर एक साथ कभी भी दुश्मन पर अटैक नहीं कर पाएंगे। इस मूवमेंट पर गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि वो रोलेक्स की घड़ियां अपने सोल्जर्स को देंगे, चाहे फिर वो कीचड़ हो या घंघोर बारिश। इन घड़ियों की मदद से सोल्जर्स को अपने मूवमेंट सिंक्रोनाइज करने में मदद मिलेगी। गवर्नमेंट का रोलेक्स घड़ियों में विश्वास देख के नॉर्मल पब्लिक में इसकी सेल्स और इंक्रीज हो गई। रोलेक्स ऑयस्टर ने तो धमाल मचा दिया था, लेकिन विल्सडॉर्फ कुछ और बेटर करना चाहते थे। उस वक्त पर जितनी भी घड़ियां थी, इंक्लूडिंग ऑयस्टर, सब में एक प्रॉब्लम थी, उन सबको मैनुअली वाइंड करना पड़ता था। विल्सडॉर्फ को उस वक्त पर एक ऐसी घड़ी बनानी थी जिसे चलाने के लिए मैकेनिकली कुछ भी ना करना पड़े, और उन्होंने दुनिया की सबसे पहली सेल्फ वाइंडिंग रिस्ट वॉच इंट्रोड्यूस की, रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। इस घड़ी में एक परपेचुअल रोटर था, जिसका मतलब है कि अगर आप इस घड़ी को पहनते हैं तो आपकी मूवमेंट से ही ये चार्ज हो जाएगी, और हर बार घड़ी को बाहर निकालकर उसे मैकेनिकली चार्ज यानी चाबी भरने की जरूरत नहीं होगी। इस इंजीनियस एडवांसमेंट ने रोलेक्स की रेपुटेशन को और बेटर बना दी, लेकिन इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
जैसे जैसे साल बीते, विल्सडॉर्फ ने अपने हर एक सपने को सच होते हुए देखा, लेकिन 1944 में उनका सबसे करीबी इंसान, उनकी पत्नी फ्लोरेंस फ्रांसिस उन्हें छोड़ के चली गई। इस दुख के बाद विल्सडॉर्फ बहुत गहरी सोच में चले गए। उन लोगों के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्हें चिंता होने लगी कि उनकी मौत के बाद रोलेक्स का क्या होगा। बहुत महीनों तक सोचने के बाद विल्सडॉर्फ ने एक बड़ा फैसला लिया। 1945 में उन्होंने हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है जिसमें उन्होंने रोलेक्स के अपने सारे शेयर दान कर दिए। विल्सडॉर्फ ने सिर्फ इतना ही नहीं सोचा, उन्होंने फाउंडेशन को इस तरीके से बनाया कि रोलेक्स अब से जितने भी प्रॉफिट्स करेगी उसे दान में दे दिया जाएगा। ये सारा दान एजुकेशन, आर्ट्स और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को दिया जाएगा। जब 6 जुलाई 1960 को विल्सडॉर्फ की डेथ हुई तो उनके हैंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन ने इंश्योर किया कि रोलेक्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी और कभी भी किसी पब्लिक शेयर होल्डर या कॉर्पोरेट टेक ओवर्स की वजह से अपनी इनोवेशन नहीं छोड़ेगी। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रोलेक्स दूसरी कंपनियों की तरह टैक्सेस क्यों नहीं देती। अब क्योंकि इस कंपनी को एक चैरिटेबल फाउंडेशन ओन करती है, तो स्विस कानून के तहत इनके प्रॉफिट्स फाउंडेशन में रीइन्वेस्ट होते हैं, जिसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ते। इस स्टोरी से हमारी सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि अगर विल्सडॉर्फ, जो कि 13 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे, जिसे एक शोरूम से भगाया गया था, उन्होंने आज एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो दुनिया पहनने के लिए तरसती है। इन